नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य को देखने से पहले एक बार हम रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आप ये जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद वो होते हैं जो अभिक्रिया में क्रियाकारकों के अभिक्रिया के पश्चात जो बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं ये एक दूसरे से रासायनिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। इनमें केमिकली ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक तो वो अभिक्रियाएं जो अनुत्क्रमणीय होती है और दूसरी वे जो उत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन ये वो रिएक्शन है जिसमें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, जो रिएक्टेंट ए और बी है, अगर इन्होंने रिएक्शन करके प्रोडक्ट सी और डी बनाया तो ये प्रोडक्ट फिर से ए और बी नहीं बनाते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और दूसरी तरह की रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें हम जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है और उत्पाद वापस से अभिक्रिया करके अभिकारक में परिवर्तित होता है। तो यानी इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं जो कि दोनों ही दिशा में चलती हैं, एक अग्र दिशा में और एक प्रतीप दिशा में, इस तरह की अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जैसे ये वाली मैंने रिएक्शंस लिख रखी है, इस रिएक्शन में एक रिएक्शन तो हो रही है कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, एक तो ये हो रही है। और दूसरी जो रिएक्शन हो रही है यानी इसको हम अग्र अभिक्रिया कहेंगे और दूसरी जो अभिक्रिया है उसमें ए सी प्लस डी जो है वो वापस से ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम ये जो इसको हम अग्र अभिक्रिया कहेंगे, इसको हम प्रतीप अभिक्रियाएं कहेंगे। और इस तरह की अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उनको हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले हमें ये चीज़ देखनी आवश्यक थी इसलिए हमने ये चीज़ देखा, और अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है जनरल कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और C प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस बी। तो क्योंकि हम जब स्टार्ट में तो क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर में हमने लिया A प्लस बी और इन A प्लस बी ने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके इन्होंने प्रोडक्ट C प्लस डी बनाया। इस कंटेनर में C प्लस डी बनता है। तो प्रारंभ में तो क्या होता है कि C और D बनते हैं और उसके बाद फिर जब C और D बनने शुरू हो जाते हैं तो ये C और D आपस में क्रिया करके A और B बनाने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, अग्र अभिक्रिया भी हो रही है और प्रतीप अभिक्रिया भी होती है। तो कुछ समय बाद ये होता है कि अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का जो वेग है वो बिल्कुल समान हो जाता है। शुरुआत में तो अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होता है और प्रतीप अभिक्रिया का वेग कम होता है। फिर धीरे धीरे प्रतीप अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है, अग्र अभिक्रिया का वेग कम होने लगता है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब दो जो अभिक्रियाएं हैं अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं ये समान वेग से होती हैं और अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है।
तो ये जो साम्य की स्थिति है उसे हम साम्यावस्था कहते हैं। यानी यहाँ पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, अग्र और प्रत्येक अभिक्रियाएं दोनों ही संपन्न होती है, तो इस तरह से ये रासायनिक साम्य कहलाती है। तो हम उसमें जो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये टाइम है। तो इनिशियली ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे इनका वेग कम होता जाता है और जो प्रोडक्ट है इनका वेग बढ़ता जाता है और इस तरह से इसमें एक साम्य स्थापित हो जाता है और यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, या जिसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट गुलबर्ग और बागेन ने ये नियम दिया, जिससे हम प्रयोग करके और जो नियम दिया उसको हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा एक समांगी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए ये आर, वेग को हमने आर से डिनोट किया है। तो जो मैंने अभी शब्दों में बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। तो ये हमने लिख दिया, या आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ जो है वो मोलर सांद्रता या सांद्रता मोल पर लीटर है, जिसको हम इस ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो ये लिखा तो यानी ये ए का सक्रिय द्रव्यमान है, और अगर हमने इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये बी का सक्रिय द्रव्यमान है। तो ये वास्तव में जो सक्रिय द्रव्यमान है उसका जो मीनिंग है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी होता है। यानी यदि सांद्रता को हम C से डिनोट करें, ठीक है, और प्रभावी सांद्रता या इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम A से डिनोट करें, तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी मैथमेटिकली वो आएगी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और A इज इक्वल टू F इंटू C। यहाँ पर जो F है वो सक्रिय गुणांक या जिसे हम एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। और अगर इस F की वैल्यू इक्वल टू 1 है, यानी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो A इज इक्वल टू C हो जाएगा। यानी सक्रिय द्रव्यमान जो है वो मोलर सांद्रता के बराबर हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक जनरल रिएक्शन अगर हम देखें कि N1 मोल ऑफ A एंड N2 मोल ऑफ B जब रिएक्ट करते हैं तो M1 मोल ऑफ C और M2 मोल ऑफ D बनते हैं। तो उसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, यानी RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2, या RF इज इक्वल टू KF A की पावर N1 इंटू B की पावर N2। और इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो हम लिखेंगे RB इज इक्वल टू KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर M2, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट होगा तो इसलिए ये हो गया। तो यानी एट इक्विलिब्रियम हम ये जानते हैं कि RF इज इक्वल टू RB। तो इस कंडीशन में हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे कि भाई जो ये वाली टर्म है, ये इक्वेशन नंबर 1 की KF
concentration of A की power n1 B की power n2 is equal to Kb into concentration of C की power m1 into concentration of D की power m2। ठीक है, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Kf अपॉन Kb इज इक्वल टू C की पावर m1 इंटू D की पावर m2 डिवाइडेड बाय A की पावर n1 इंटू B की पावर n2। यहाँ Kf अपॉन Kb जो है उसको हम जो है एक दूसरे स्थिरांक Kc से डिनोट करते हैं और इस Kc को हम साम्य अवस्था स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो साम्य अवस्था स्थिरांक है Kc, ये इक्वल टू, अब ये जो Kc है वो किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर m1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2। तो इस तरह से हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब जिसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक रिएक्शन है कि N2 प्लस 3H2 एट इक्विलिब्रियम फॉर्म्स 2NH3। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 हो गया और H2 की पावर 3। इस तरह से हम यहाँ पर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। थैंक यू।